प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण 6CO2 + 12H2O प्रकाश क्लोरोफिल है, तो बनाता क्या है? ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 प्लस का 6H2O + 6O2, ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया जल और ये हो गया ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से सूर्य का प्रकाश, जड़ से जल तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस घटना को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद के रूप में ग्लूकोज तथा उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण दृश्य प्रकाश का 400 nm से 730 nm तरंगदैर्घ्य के बीच का होता है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक, जबकि पीले रंग में न्यूनतम तथा हरे रंग में प्रकाश क्या होती है? शून्य होती है। किसी अन्य पुस्तकों में हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक दिया गया है, जो गलत है। प्रकाश संश्लेषण की दर 37 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सर्वाधिक होता है। गाय क्या है? तो जातिवाचक है। संबंधियों, व्यवसायों तथा पदों एवं कार्यों के नाम भाई, मंत्री, माली, जुलाहा, ठग इत्यादि सब क्या है? जाति है। प्राकृतिक तत्वों के नाम भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम गाय, मोर, घोड़ा इत्यादि। पशुओं के नाम घड़ी, पुस्तक, कुर्सी इत्यादि। ये सभी क्या है? जातिवाचक है। यह है बिहू कुह उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बिहू कुह उत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सोलोंग उत्सव, बिहू कुह उत्सव, ड्री उत्सव, लोसार पर्व, मोनप्पा जनजाति, मोपिन महोत्सव, सांगकेन उत्सव, मुरंगन उत्सव, न्यूकोम उत्सव, जीरो फेस्टिवल। असम में क्या क्या? तो बिहू त्यौहार, बोहाग बिहू, माघ बिहू, बैसाख बिहू, अहोम त्यौहार, बैसांगो त्यौहार, बोडो जनजाति, देहिंग पटकाई त्यौहार, बैखो त्यौहार, टी फेस्टिवल, काजीरंगा हाथी उत्सव, जॉनबिल मेला, अबुवाची त्यौहार। नागालैंड में क्या क्या मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव, नागा उत्सव, सेनक्रेनी महोत्सव, मुआसू महोत्सव, एओ जनजाति, ऑरेंज फेस्टिवल, तेसेकुम समाई महोत्सव, यमसे उत्सव, आंगमोंग त्यौहार, संगम जनजाति द्वारा। सिक्किम क्या है? सांगा दावा बौद्ध त्यौहार, भूमचू उत्सव, बौद्ध लुसुंग महोत्सव, सकेवा चांडी पूजा, इंद्र जात्रा, अन्य महोत्सव है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़गढ़ के शासक राणा रतन सिंह थे। कौन थे? राणा रतन सिंह थे। अलाउ खिलजी ने चित्तौड़ मेवाड़ को 1303 ईस्वी में पराजित किया था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को राणा रतन सिंह को छल से क्या किया? मार दिया था। राणा रतन सिंह राजपूत के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। उनकी महारानी का नाम क्या था? रानी पद्मिनी था। चित्तौड़ अभियान के समय अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। तत्कालीन समय में चित्तौड़ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या था? महत्वपूर्ण था। चित्तौड़ अभियान के बारे में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक में लिखा था, अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी से आकर्षण के कारण यह अभियान किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा व ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 1296 ईस्वी में क्या किया? दिल्ली का शासक बन गया। ठीक है। यहाँ पे है अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के महत्वपूर्ण अभियान। क्षेत्र, वर्ष, शासक। गुजरात 1298 से 99, राजा कर्णदेव रणथंभौर 1301 ईस्वी, हमीर देव चित्तौड़ 1303 ईस्वी, राणा रतन सिंह मालवा 1305, महलक देव सिवाना 1307 ईस्वी, शीतल देव जालौर 1311 ईस्वी, कान्हन देव। गुजरात अभियान के दौरान 1298 ईस्वी में नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया था, जहां कैम्बे नामक बंदरगाह 1000 दिनार में मलिक काफूर मनसरदेव का खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारे भी कहा जाता था। अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद 14 है कि कानून तथा विधि के समक्ष समानता का अधिकार राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा राजदूत इसके अपवाद है। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी रोजगार नियुक्ति में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मना है, यह दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत का प्रावधान। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान। अनुच्छेद 19 का फर्स्ट है कि वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। कौन कौन? तो भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 के 2 सीधी अपराधों के लिए संरक्षण। ये LCM था, निकालना था। और 29 का है कि धूप चश्मा के लेंस से क्रूस कांच से बनी होती है। यह कांच पराबैंगनी किरण UV से होने वाली हानि से क्या करता है? बचाता है। साधारण कांच सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन मिश्रण होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिस्थिति द्रव है, इसलिए कांच का क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती और न ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। फ्लिट कांच का उपयोग कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब में किया जाता है। पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। सोडा कांच का उपयोग ट्यूबलाइट बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण एवं दैनिक प्रयोग के बर्तन में किया जाता है। पोटास कांच का उपयोग अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण बनाने में किया जाता है। प्रकाशीय कांच का उपयोग चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप व प्रिज्म बनाने में किया जाता है। क्राउन कांच का उपयोग चश्मा के लेंस बनाने में किया जाता है। डाउन विद द फ्रेजल वर्ब तंग आ जाना मतलब उब जाना। फीड ऑफ विथ, डाउन विथ का मल्टीपल यूज है। अप्रूवल भी बताता है कि आई एम डाउन विद डैट द इनलेस शी हैज़ बीन डाउन विथ इनलेस। भारतीय मानक समय रेखा बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है। मतलब भारतीय जो मानक रेखा है वो बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय समय रेखा का देशांतरीय विस्तार 82 डिग्री 5 मिनट है, जो ग्रीनविच 0 डिग्री से पूर्व में स्थित है। ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड, लंदन की समय मानक रेखा है। भारतीय मानक समय रेखा 42 डिग्री 5 मिनट ग्रीनविच 0 डिग्री से लगभग है। 330 मिनट 5.1/2 घंटा आगे है, तो मतलब एक देशांतर बराबर 4 मिनट और 82 डिग्री 5 मिनट देशांतर आगे मतलब 330 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय रेखा का केंद्र बिंदु इलाहाबाद का नैनी मिर्जापुर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2 समय जोन की ज़रूरत है, लेकिन वर्तमान में भारत में एक ही समय जोन है। पूरे विश्व में सर्वाधिक समय जोन वाला देश फ्रांस है, जिसमें कुल 12 समय जोन है। इसके बाद रूस में 11 समय जोन है। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा IST दोनों छत्तीसगढ़ के सूरजगढ़ जिला में मिलती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें वह मध्य प्रदेश राज्य से बीचों बीच गुजरती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम तथा राजस्थान। कर्क रेखा से सटे शहरों का क्रम रांची, गांधीनगर, आइजॉल और भोपाल है। इसमें हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेंगे और इसका देखेंगे कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है, जो 5 जून को प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई है। उज्ज्वल उत्पाद काले इरादे अपील को उजागर करती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, स्वास्थ्य शुरुआत आशावान भविष्य। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, वन और भोजन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस का सिल्वर जुबली समारोह। अब थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेंगे इसको, ठीक है। इसमें देखेंगे कि यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राज्य में हिंडल नदी के किनारे तट पर स्थित था। मांडा जम्मू एवं कश्मीर चिनाब नदी,
यहाँ पे है उत्तरी सीमा है, इधर में दक्षिणी सीमा है, इधर में पूर्वी सीमा, इधर में पश्चिमी सीमा। तो यहाँ उत्तरी सीमा में हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर एवं चिनाब नदी है। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी भाग में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी पूर्वी सीमा है। दैमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है दक्षिण सीमा है। और हड़प्पा सभ्यता का सूत कागडोर में बलूचिस्तान और दास्क नदी पश्चिमी सीमा है। तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का उत्खनन यागदत्त शर्मा द्वारा 1958 ईस्वी में किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिला में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। इसके पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1100 किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का काल डीपी अग्रवाल ने 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया, जो सर्वमान्य है। सर जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 3250 ईस्वी से पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व है। NCERT के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व बताया गया। हड़प्पा सभ्यता का आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया क्योंकि यहाँ के लोगों की लिपि का ज्ञान था, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। हड़प्पा सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था, जो 1921 में दयाराम साहनी व माध स्वरूप वत्स द्वारा खोजा गया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के साहिवाल वर्तमान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 का थीम बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की राय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार आपातकाल लागू हुआ। कितनी बार? 3 बार। तो भारत के संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया है, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 352 युद्ध या बाह्य या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित आपातकाल। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। भारत में अनुच्छेद 352 के तहत अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। पहला 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक चीन भारत युद्ध के समय, 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक पाकिस्तान भारत युद्ध के समय, और 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति का हवाला देकर इंदिरा गांधी के सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। मतलब कुल टोटल कितनी बार? 3 बार लगाया गया। थोड़ा सा और हल्का हम लोग जूम कर लेंगे। अनुच्छेद 360 में यह प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति की संतुष्टि हो जाए कि जहां भारत तथा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है, तब वह इस अनुच्छेद के माध्यम से वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा अभी तक नहीं किया गया। मतलब 3 बार हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। वर्ष 1991 में भारत की वित्तीय स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई थी, परंतु उस समय भी इसी अनुच्छेद का प्रयोग नहीं हुआ था। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर होना चाहिए था। कितनी माह के भीतर? 2 माह के भीतर। भारत में अनुच्छेद 356 के तहत सर्वप्रथम पंजाब में 20 जून 1951 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार 1968 में मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, कौन थे? भोला पासवान शास्त्री के द्वारा तथा राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो के काल में लगाया गया था। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी में HTML। HTML का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप भाषा है जिसका उपयोग वेब ब्राउज़र पाठ, छवि और अन्य सामग्री की व्याख्या और रचना करने के लिए करते हैं। इंटरनेट संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली: URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखेंगे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।
VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मानवीय श्वसन क्रिया में वायु के नाइट्रोजन घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है और श्वसन छोड़ने के दौरान भी इसकी मात्रा कितनी रहती है? 78% ही रहती है। श्वसन के दौरान गैसों का प्रतिशत, गैस है सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय। नाइट्रोजन सांस लेते समय भी 78 रहता है, छोड़ते समय भी 78 रहता है। ऑक्सीजन लेते समय 20.95% और यहाँ पे छोड़ते समय 13.6 से 16.6% रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 लेते समय और 4 से 5% छोड़ते समय। जल वाष्प 0.5% और छोड़ते समय 5 से 6%। वयस्क मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन कर सकता है, जबकि शिशुओं में यह क्रिया 30 से 40 बार प्रति मिनट तक होता है। समान वयस्क मनुष्य एक बार सांस लेते समय 500 मिलीलीटर का वायु दाब अंदर लेता तथा छोड़ता है। श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित होता है। फेफड़ा श्वसन का प्राथमिक अंग है जो गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान वायु कोष्ठिका नामक एक गुब्बारे आकार की संरचना होती है, वही गैसों का आदान प्रदान होता है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। मैं सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक शब्द है। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र तमिलनाडु के एक नीलगिरी पहाड़ियाँ है। टोडा जनजाति में आदिकाल से ही बहुपति प्रथा का प्रचलन रहा है। टोडा जनजाति की स्त्रियां एवं पुरुष दोनों ही सफेद रंग तथा लाल व नीली धारियों वाला वस्त्र धारण करते हैं, जिसे स्थानीय भाग में पुथकुली कहते हैं। टोडा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड द्रविडियन प्रकार की जनजाति है। भारत में सबसे अधिक जनजाति की आबादी मध्य प्रदेश तथा प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम राज्य तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। जनजातियों को मसीहा ठक्कर बापा को कहा जाता है। संविधान की 5वीं अनुसूची में जनजाति सलाहकार परिषद की गठन की चर्चा की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, लेकिन 2017 की वार्षिक बुक के अनुसार भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है। नीलगिरी पर्वत का मुख्य विस्तार तमिलनाडु में तथा इसका कुल क्षेत्र केरल तथा कर्नाटक में भी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। इसकी ऊंचाई 2627 मीटर है। नीलगिरी पर्वत को पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु भी कहा जाता है। वाक्य में फ्लोट का प्रयोग होने के कारण क्या है? टोन निगेटिव हो जाती है। विकल्प में डिवेस्टेटिक विध्वंसक का प्रयोग फ्लोट के पहले उचित हो। डिवेस्टेटिंग फ्लूड द सर्व एंड द डिस्ट्रक्टिव फ्लूड। रिवेज किसी चीज को बुरी तरह नुकसान पहुंचाना। सेल्वरियस स्वास्थ्यप्रद। क्लीन एंड द प्लेसेंट। एमेलियोरेटिव उन्नति करने वाला। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांडे के नेतृत्व में गठित यह पहली समानांतर सरकार है। महाराष्ट्र के सतारा में वाई चौहान तथा नाना पाटिल सहयोगी के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। यह सरकार सबसे अधिक समय 1945 तक चली थी। बंगाल के तामलुक में मेदिनीपुरी में तामलुक जातीय सरकार नामक समानांतर सरकार का गठन सतीश चंद्र सामंत व अजय मुखर्जी ने किया था। उड़ीसा के तलचर में एक समानांतर सरकार का गठन मोहन प्रधान तथा लक्ष्मण नायक ने किया था। इसके अलावा सिंध, चंपारण, मुंगेर, भागलपुर इत्यादि में भी समानांतर सरकार का गठन हुआ था। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन आदि की असफलता के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बरदा बैठक 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर इसे शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि 0.04 और 0.36, तो इसको अगर बटा में करेंगे 4/100, 36/100, 144/10,000, तो 12 बटा कितना 100, 0.12। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल
चिनाब नदी पर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर रियासी जिले में बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे के आर्च ब्रिज का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को किया। नदी तल 359 मीटर ऊंचा यह पुल फ्रांस के प्रतिष्ठित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इसके साथ ही भारत के पहले केबल रेल पुल एनजी का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। धरती से 1086 फीट ऊपर एनजी ब्रिज में कुल 96 केबल लगी है। जम्मू और कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। ठीक है, यह संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकृत किया गया। 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश के माध्यम से इसे निरर्थक घोषित कर दिया गया। भारत ने 15 अगस्त 1947 की आधी रात को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। जम्मू और कश्मीर जो उस समय के रियासत था और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनस्थ था, महाराज हरि सिंह के अधीन शासित था। जम्मू और कश्मीर के अब 2 हिस्से होंगे, एक जम्मू और एक कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 239A के तहत पुदुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या सदस्यों की संख्या की 10% होगी। विजयनगर के शासक बुक्कावन ने चीन के सम्राट के पास 1374 ईस्वी में अपना दूत मंडल भेजा था। बुक्का और हरियर नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरियर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश का नामकरण किया था। हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विद्यारण्य नामक संत के आशीर्वाद से की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी तथा इसकी भाषा राजभाषा तेलुगु थी। बुक्का प्रथम अपने भाई हरियर की मृत्यु के बाद 1356 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का शासक बना था। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की थी। इसके साथ साथ महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण किया था। बुक्का प्रथम ने मदुरै को अपने साम्राज्य में मिलाया था तथा कृष्णा नदी को विजयनगर साम्राज्य की सीमा बनाया था। विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 राजवंशों ने शासन किया था। इन वंशों का क्रम है संगम, सालुब, तुलुब और अरबिंदु वंश। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक राजा कृष्णदेव राय थे। वे तुलुब वंश से संबंधित थे। वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। प्रमुख अध्ययन तथा उनके शाखा क्या है? अध्ययन है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, औषधीय पौधों का अध्ययन फार्माकोनॉसी, रोग की प्रकृति लक्षणों का कारकों पैथोलॉजी, मृदा प्रबंधन और फसल के उत्पादन संबंधी अध्ययन एग्रोनॉमी, फर्न और उसके परिवार का अध्ययन टेरिडो, वनों के विकास, रचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता का अध्ययन सिल्वीकल्चर है। फूलों की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर है। मछली पालन का अध्ययन पिसीकल्चर है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन, यहाँ मछली पालन का पिसीकल्चर और मधुमक्खी पालन का अध्ययन है एपीकल्चर। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, उद्यान विज्ञान का हॉर्टिकल्चर, मॉस एवं लिवर वार्ड्स का अध्ययन ब्रायोलॉजी। मानव शरीर में विटामिन सी कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है, अर्थात यह शरीर को कोई ऊर्जा नहीं देता है, परंतु यह शरीर की उपापचय क्रिया के लिए क्या है? आवश्यक है, मतलब बहुत जरूरी है। विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। यह शरीर की सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। विटामिन की खोज कॉसिमिर फंक द्वारा 1911 से 12 ईस्वी में किया गया था। विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए, डी, ई, के, B12 शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत में संग्रहित होता है, जबकि बी तथा सी का संग्रहण शरीर में नहीं होता है। एल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्तियों में जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी का अवशोषण सही ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हें बार बार मूत्र त्याग करना पड़ता है। न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व तीसरे तत्व के क्या होते हैं? समान दिखाई देते हैं।
न्यूलैंड्स ने 1864 ईस्वी में रासायनिक तत्व का वर्गीकरण किया, जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। इस वर्गीकरण के अनुसार प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के समान ही दिखाई पड़ता है। न्यूलैंड का यह वर्गीकरण असफल रहा, यह केवल 20 तत्वों पर ही लागू हो पाया। इसके बाद यह नियम विफल हो गया। न्यूलैंड्स की असफलता के बाद 1869 में दिमित्री मेंडलीफ ने रासायनिक तत्वों को उनकी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व थे, 7 अवर्त थे, 9 वर्ग थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी कुछ हद तक सफल मानी जाती थी। वर्ष 1913 में मोसले द्वारा तत्वों और उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया, जिसे हम आज आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, जिसमें 7 और 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।